सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती, स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये हम सभी जानते हैं, और ख़ास तौर पर अभी कोरोना काल में तो इस बात को हमने और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लिया कि स्वच्छता का महत्व क्या है। और ये कहा भी जाता है हाथ स्वच्छ रखिए, अपने परिसर को स्वच्छ रखिए। और वैसे भी अगर कोई भी जगह हो लेकिन अगर वो साफ सुथरी और सलीकेदार हो तो वहाँ रहना, वहाँ जाना हमें पसंद आता है। लेकिन अच्छी से अच्छी जगह और वहाँ अगर गंदगी फैली हुई हो तो हमें वहां जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। और वैसे भी सिर्फ कोरोना की ही बात नहीं है, ऐसे भी हमें हर हाल में स्वच्छता रखनी ही चाहिए, चाहे घर हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो। क्योंकि स्वच्छ, अगर जहाँ पे स्वच्छता रहती है, जहाँ पे स्वच्छ मन होता है, वहां जहाँ पे स्वच्छता होती है वहीं पे स्वच्छ मन भी होता है। बिल्कुल। और स्वच्छता एक आदत है जिसे हमको महत्व देना चाहिए। और बच्चों को भी इस बात की जो शुरुआत है वो छोटी उम्र से ही हमें कर दे। जब छोटे होते हैं तभी से अगर वो इधर उधर गंदगी फैला रहे हैं तो इस बात पर उन्हें टोकिए नहीं, गंदगी हमें यहाँ नहीं डालनी, बल्कि एक इसकी नियत जगह है वहां डालिए, इधर उधर कुछ भी गंदगी हमें नहीं फैलानी। अगर ऐसा हम करेंगे तो मतलब जब छोटे रहेंगे वो तभी से एक आदत उनकी बन जाएगी जो कि बड़े होने तक कायम रहेगी। और स्वच्छता सिर्फ हमारे शरीर के बारे में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे परिवेश को भी अच्छा बनाए रखना, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है ना। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ अपने को खुद को स्वच्छ रख लिया, चलिए नहा लिए, ब्रश कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अगर आसपास गंदगी है तो फिर बीमारियों से आप बच नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, यानी अपने परिवेश को साफ रखना जरूरी है। अपने घर को, घर के बाहर की जगह को, अपने गली, अपने मोहल्ले, सभी जगह को साफ रखना जरूरी है। क्योंकि हम केवल घर में तो नहीं बैठे रहेंगे, घर से बाहर जाएंगे, गली में जाएंगे, या फिर आसपास की जो जगह है बच्चे हमारे खेलेंगे, अगर वहां गंदगी होगी तो बच्चों को इन्फेक्शन होगा। और जब एक को इन्फेक्शन होता है तो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन घर के दूसरे लोगों को भी फैलने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए घर को साफ रखें। इसके अलावा अपने घर का जो शौचालय है उसको भी आप अच्छी तरह से साफ करके रखिए, वहां भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और किचन जो होता है, चूंकि दिन भर हमारा भोजन वहीं पर बनता है, इसलिए वो भी रोगाणु मुक्त होना चाहिए। तो इसके लिए समय समय पर आप जो भी उपाय इसके लिए करते हैं या करना चाहिए वो जरूर कीजिए। और स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। और ये तो पता है कि स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु हमने इसका अर्थ क्या लगा लिया, सिर्फ स्वयं के शरीर की सफाई, यानी कि बाकी चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हर जगह को स्वच्छ रखना उतना ही मायने रखता है। बिल्कुल। और कई बार होता है ना कि हम लोग जैसे कूड़ा फेंकते हैं बाहर, या जैसे कि कुछ सब्जियों के छिलके हैं या इस तरीके की, जैसे कुछ बच गया खाना वो डालते हैं तो पॉलीथीन की उसमें पॉलीथीन में डाल के फेंकते हैं। तो या जब हम बाहर डालते हैं सड़क पे तो जानवर हैं जैसे वो खाते हैं उसे, तो पॉलीथीन को भी खा जाते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से उनको भी परेशानी, उनकी भी बीमारी हो जाती है, वो भी परेशान होते हैं। तो इस तरीके से खाने डालने से भी कुछ आपको अच्छा फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो भी आप खाना डालें तो आप उसमें से निकाल के डालें जिससे वो जानवर उसे खा सके और उसे कोई नुकसान भी ना हो। हाँ, और अगर वो खाने भी जरूरी है, और अगर वो खाने लायक ना है तो भी आप उसको सड़क पर मत डालिए, क्योंकि अगर वो चीज खराब है, अगर किसी जानवर ने खा लिया तो उसके भी बीमार होने की संभावना बनी रहेगी। तो ठीक बात यही होगी कि आप उसे अच्छी तरह से पैक करके अपने कूड़ादान में डालिए, और जो भी गाड़ी आती है कचरा उठाने वाली उसके अंदर आप डालिए, इधर उधर ना फैलाए। और अगर आप जा रहे हैं रास्ते में, आप किसी को देख रहे हैं कि वो कूड़ा कर रहा है, फैला रहा है या कुछ इस तरह से डाल रहा है, तो आप उसे भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं एक बार कि ऐसा मत करिए, ये चीज सही नहीं है। हाँ। है ना। और बिल्कुल, और अपने साथ साथ देखिए अपने परिवेश को भी साफ रखना ही है, तो उसके लिए खुद को भी जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। अगर हम कुछ गलत होते देख रहे हैं, कुछ कोई गंदगी मचा रहा है, तो उसे पहले रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। और जैसे जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कोई पार्क हो गया, या ऐसी कोई जगह है जो सार्वजनिक है, हम सभी उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी हमारी साझी जिम्मेदारी होती है। कोई
कोई ये ना समझे कि भाई हमारे एक के रखने से क्या हो जाएगा या फिर मैं ही क्यों करूं, ऐसा नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। और अगर कोई कर रहा है, जैसा कि तुमने बताया कि अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो सब मिलकर के वहीं पर उस बात को टोके, उसे कहे कि नहीं तुम यहाँ जो कचरा डाल रहे हो ये गलत है, क्योंकि इस जगह का इस्तेमाल हम भी करते हैं, इसलिए हमें ये गंदगी तो बिल्कुल नहीं ऐसा करनी है। ये होता है ना, इससे कि उसको भी ये लगता है कि दूसरी बार जब वो जाएगा तो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं हमें कोई भी टोक सकता है, इस वजह को सोच। और बिल्कुल। दूसरी चीज है कि पर्यटक वगैरह भी आते हैं तो कौन सी यादें लेकर जाएंगे वहां पे, क्या बिल्कुल। बताएंगे हमारे देश के हाँ, बारे में। दूसरे देश के नागरिक भी जी। जब हमारे यहाँ आते, कोई भी घूमने के लिए आता है, तो अगर स्वच्छता यहाँ होगी तो कम से कम वो अच्छी यादों के साथ जाएगा, और बिल्कुल। गंदगी होगी तो वो बाहर जाकर के बात करेंगे तो ये भी ठीक और बात नहीं उनको होगी हम ना। किस तरह से मना करेंगे अगर हम खुद ही गंदगी कर रहे होंगे इनके सामने। बिल्कुल, तो इन बातों का हम सबको ख्याल रखना जी। है। और चूंकि स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, अभियान क्या, ये तो हमारी एक देश का नागरिक होने के लिए हमारी जिम्मेदारी, अभियान बिल्कुल। चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। हम सबको समझना है, करना है और स्वच्छता रखना, ये बिल्कुल एक अपने खुद अनिवार्य के लिए चीज भी है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो हम सभी अपने देशवासियों से ये उम्मीद भी रखते हैं और उनसे यही बात कहना चाहेंगे कि स्वच्छता बनाए रखें। और खास तौर से जो हमारी राष्ट्रीय धरोहरें हैं, कई इमारतें हैं, कई ऐसी जगह हैं, उनको भी आप स्वच्छ बनाए रखें। बिल्कुल। नदियां, तालाब, वहां भी कई बार हम घूमने जी। के लिए जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है हाँ, कि जो भी खाते पीते हैं वहीं पे डाल के चले जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं सोचते कि बाद में भी अगर कोई घूमने के लिए आएगा तो वो फिर क्या देखेगा यहाँ पर। नदियों को अगर हम गंदा करेंगे तो हमें स्वच्छ जल कहाँ से मिलेगा। और कई बार हम जो निर्माल्य होते हैं उन्हें भी बस नदियों में थैली में डाल करके, थैली पैक करके उन्हें नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, जी। तो ये ठीक बात नहीं है। उनकी थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाइए, हाँ, तो देश अपने आप सुधर जाएगा। बिल्कुल, तो ये सुधार लाना आवश्यक है और हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे तो जरूर सफल होंगे। जी, बिल्कुल। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। रह न सकोगे कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। लगाई तुमने ये कसम से, क्या लगाई तुमने ये कसम से, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे, बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
देखो कसम से हम भी तुमसे यही कहते हैं कि भाई स्वच्छता बनाए जी। रखिए, साफ सफाई बनाए रखिए और कहीं भी कचरा मत डालिए। अब बिल्कुल। बात करते हैं हम रिश्तों की, है ना? जी। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि मतलब इन्हें कांच की तरह जल्दी से टूट जाए, ऐसा भी नहीं है। थोड़े से प्रयास से इन्हें बनाए भी जी। रखा जा सकता है। और क्या होता है कि कई बार ज़रा सी गलतफ़हमी से हमारे रिश्तों में दरार आ जाती है और वो पल भर में टूट जाते हैं और टूटे रिश्तों को जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए रिश्तों को सही तरह से संवारे, सहेजे रखने के लिए समझदारी, सहनशीलता और धैर्य की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अक्सर होता यह है कि पत्नी को शिकायत होती है कि पति ऑफिस के कामकाज और दोस्तों के बीच इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनके पास घर परिवार के लिए समय नहीं होता। तो वहीं इसका दूसरा पहलू भी है आरती कि जहाँ पति को पत्नी से शिकायत होती है कि उनकी पत्नी हमेशा बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती है और इन जिम्मेदारियों के बीच वो पति को नजरअंदाज कर देती जी। है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो जाता है और रिश्तों में गलतफहमी आ जाती है। जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा मंजू जी। और इससे बचने के लिए सबसे पहले तो अपनी व्यस्तता के बावजूद अपने जीवन साथी के लिए वक्त ज़रूर निकालें, बहुत ज़रूरी है ये कि और उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए सबसे खास हैं। हाँ। गलतफहमियां सिर्फ पति-पत्नी के रिश्तों में ही नहीं बल्कि किसी भी रिश्ते में आ सकती हैं और उसे खराब कर सकती हैं। अक्सर पैसे और प्रसिद्धि की दौड़ में शामिल होने वाले लोग हमेशा अपने भाई-बहनों से भी प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। हाँ, होता है है। ना कि भाई-बहनों में आपस में ही ये प्रतियोगिता होने लगती है कि कौन ज़्यादा आगे निकले, हाँ। कौन ज़्यादा पैसे कमा रहा है बिल्कुल। या कौन ज़्यादा सुखी है हाँ। ना? तो ये चीज़ें भी होने लगती हैं और जिसकी वजह से उन्हें लक्ष्य तक पहुँचने में अगर कामयाबी नहीं मिल पाती, अगर किसी ने कुछ सोचा हुआ है कि हमें ये करना है और वो नहीं कामयाब हो पा रहे उसमें, तो वो क्या करेंगे उसके लिए कि नहीं ये मेरे भाई या मेरी बहन या इन लोग में से किसी या मेरे दोस्तों की वजह से नहीं हो पा रहा है। अपने को दोष नहीं देंगे कि हमारे अंदर कुछ कमी, कुछ हमने छोड़ दी होगी शायद अपने प्रयासों में इस वजह से, लेकिन वो क्या करेंगे नहीं ये जो हमारे आसपास है इसी वजह से नहीं हो रहा है। हाँ। ऐसा यानी होता है। अपनी कमजोरियां जो है दूसरों के जी, ऊपर जी। मढ़ देना, जी, जी। ये वैसी बात हो बिल्कुल। गई। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोफेशनल राइवलरी इतनी बढ़ जाती है जब हम ऑफिस में होते हैं कि ऑफिस के सहकर्मियों के मन में भी ईर्ष्या द्वेष की भावना पनपने लगती है और माहौल में तनाव हो जाता है। बिल्कुल, जहाँ ईर्ष्या और द्वेष होता है वहाँ तनाव होना स्वाभाविक सी बात जी। है। लेकिन अपने रिश्तों को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि निजी संबंधों को संपन्नता के तराजू पर ना तोला जाए। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आपका कोई सहकर्मी आपसे आगे निकल रहा है तो दुखी होकर उससे अपने संबंध खराब करने के बजाय अगर हम ऐसा करें कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को सुधारने की कोशिश करें। आपने भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि शादी हो या जन्मदिन का अवसर हो, इस पर लोग बहुत अधिक व्यस्त होने की वजह से अपने कुछ रिश्तेदारों को आमंत्रित करना भूल जाते हैं, तो इससे उनके आपसी संबंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी हालांकि एक भूल होती है लेकिन फिर भी प्रभाव तो पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि आप लेकिन उसके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये कोई शादी विवाह है या फिर जन्मदिन है, अगर आप नहीं बुला पाए किसी को, रिश्तेदार को आमंत्रित नहीं कर पाए, भूल गए, तो आप बाद में उनको फोन कर दीजिए और विनम्रता पूर्वक उनसे क्षमा मांग लीजिए। और ये चीज दोनों तरफ लागू होती है। अगर हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार भी इसी वजह से आपको ना बुला पाया हो, तो आप खुद अपनी तरफ से पहल करिए, उन्हें फोन करिए, उन्हें बधाई दीजिए। तो इससे क्या होगा, मन में कड़वाहट नहीं रहेगी कि उनको भी ये लगेगा कि अरे हमने उनको बुलाया नहीं, तो हो सकता है वो गुस्सा होकर बैठ गए हो, है ना। और आप भी ये सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप पहल करेंगे, फोन करेंगे, बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और एकदम अच्छे से उनसे मिलके उन्हें बधाई देंगे, तो उनको भी लगेगा नहीं देखो कितने सही लोग हैं। यानी यहाँ अपना अहम ना रखें बल्कि अहम को थोड़ा साइड में रख करके, क्योंकि ये जो अहम होता है ना हमारे बहुत अहम रिश्तों को तोड़ देता है। बिल्कुल, अहम जो होता है वो अहम रिश्तों को तोड़ देता है। बड़ी बहुत एक शानदार और जानदार बात तुमने कही और ऐसा होता है क्योंकि हमने देखा है। और जैसे हम ये कहते हैं कि भाई वो फोन नहीं करता या वो फोन नहीं करती तो मैं क्यों करूं, और या वो हमसे मिलने नहीं आती है या नहीं आते हैं तो भाई मैं क्यों जाऊं। ये चीजें हमें रिश्तों की सुंदरता या उसकी अहमियत को समझने से और रिश्तों में आगे बढ़ने से रोकती है। मतलब ये जितनी भी ये हमारी सोच विचार है, ये थोड़ा सा रुकावट पैदा करते हैं। और सामाजिक संबंधों की बेहतरी के लिए अहम से दूर रहना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम रिश्तों में अहम को पीछे छोड़कर खुद पहल करेंगे तो रिश्तों में सहजता आएगी और रिश्तों पर जमी हुई बर्फ स्नेह की वाणी से पिघल जाएगी।
अक्सर खेलकूद के दौरान बच्चे आपस में झगड़ने लगते हैं, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये समस्या तब बन जाती है जब बच्चों की लड़ाई में माता पिता भी कूद पड़ते हैं और बच्चों का मामूली सा जो आपसी झगड़ा होता है वो पड़ोसियों के अच्छे खासे रिश्तों में भी कड़वाहट घोल देता है। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए जब भी बच्चे आपस में झगड़ रहे हों तो बड़ों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को समझाएं और शांत करें। और अगर किसी बच्चे के माता पिता आपके बच्चे की शिकायत लेकर घर पहुंच गए तो ऐसा नहीं कि अरे आप क्यों पहुंच गए, झगड़ने लगे उनसे, आप भी उनको शांति से अच्छे वैसे से आरती समझाइए। होता ये है ना कि हर माता पिता को ये लगता है कि नहीं मेरा बच्चा तो सही है, वो गलती नहीं कर सकता, अगर जी। गलती हुई है तो वो सामने वाले बच्चे की तरफ से हुई। तो बिल्कुल। ये जो सोच है ना ये भी कई बार बहुत गलत साबित होती है ना? बिल्कुल, तो वही आप अगर सहजता से बात करेंगे, समझाएंगे पूरी स्थिति को, तो उसको आप मीठे अपने बोलों से उसको उस मामले को सुलझा सकते हैं। और एक और चीज होती है जो रिश्तों में एकदम खटास डाल देती है, वो है पैसों का लेन देन। चाहे पास पड़ोस हो, रिश्तेदारी हो, दोस्त हो, सहकर्मी हो, जहां भी पैसों का लेन देन आ जाता है वहां संबंधों में कटुता आते हुए देर नहीं लगती। इसलिए जहां तक संभव हो ऐसे मतलब आप ना लें किसी से उधार, क्योंकि उधार को कहा जाता है ना, उधार प्रेम की कैंची है, तो आप उस कैंची का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल, हम कैंची का इस्तेमाल करते नहीं, बल्कि वो अपने आप कैंची की तरह काम कर जाता है जी। कि जैसे हमने किसी से लिए, लेकिन अगर उसमें वो कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि पारदर्शिता हो, तब भी बात समझ जाती जी, है जी, कि जी। भाई आपको हो सकता है कि वाकई में किसी को जरूरत हो। हाँ। कभी कभी कोई समस्या आ जाती है, कोई बड़ी बात ऐसी हो जाती है जिसमें अधिक धन की जरूरत होती है और उस समय नहीं हो तो हमें लेना पड़ता भी है। बिल्कुल। लेकिन अगर वहाँ पारदर्शिता हो गई कि ईमानदारी से जब बिल्कुल। आपके पास पैसा आए आप तुरंत उन्हें खुद हाँ। आगे रह करके और लौटा अगर देंगे। कोई आपसे कह रहा है कि आपने पैसे लिए हैं वापस करने कब हाँ। करेंगे, तो ये बुरा मत मान के बैठिए कि हाँ। हमसे पैसे कैसे मांग लिए, भाई आपने बिल्कुल। लिए हैं तो वो सामने वाला ही वो। मांगेगा भी आपसे। सही बात तो है। ये पूरी तो सावधानी अगर भी हम बरती है। ईमानदारी से पैसे वापस दे देते हैं तो क्या होता है, हमारा काम भी निकल जाता है और संबंध भी बचे हुए रह जाते हैं। जी। तो ये बात है जो कि हमें रिश्तों के बीच ध्यान रखनी चाहिए। और कभी कभी जैसा कि हमने कहा कि मजबूरी वश हमें लेना पड़ता है तो आप उसे चुका दीजिए। और इसके अलावा अब समय के साथ चूंकि परिस्थितियां बदल रही है, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच की खाई अब भरने लगी है, फिर भी खान पान और रहन सहन के तरीकों में अंतर होने की वजह से दोनों पीढ़ियों के बीच भी दूरियां अब बढ़ने लगी है। लेकिन यहाँ भी हम थोड़ी अगर समझदारी से काम लें तो इन रिश्तों को भी बचाए रखा जा सकता है। जैसे कि बिल्कुल। नई पीढ़ी जो है वो थोड़ा पुरानी पीढ़ी के लोगों की बात को समझे, और जो पुरानी पीढ़ी है वो ये समझे कि भाई अब हमारा जमाना नहीं रह गया, अब इन बच्चों का जमाना रह गया। तो जो नए विचार है उनको थोड़ा अपना ले, नए तौर तरीके हैं उनको अगर थोड़ा अपना लिया वैसे जाए। भी परिवर्तन तो नियम है। हाँ, और संसार का अगर नियम आप है। बिल्कुल अगर आप थोड़ा बहुत अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे कि नहीं आप किसी भी परिस्थिति में ढल रहे हैं, तो फिर जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का जो अंतर है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ, बल्कि उसमें एक बहुत मधुरता आ जाती जी, है जब बिल्कुल। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच एक अच्छा सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो दोनों को मजा आता है। यानी नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल बिल्कुल, जाता है। अनुभव का भंडार रहता है ना हाँ, उनके पास तो। और जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं तो यंग लोगों की जो एक ताकत होती है वो उन्हें मिल जाती है। बिल्कुल। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जी जी, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए, तभी आप रिश्तों में मधुरता, मुस्कुराहट, खुशबू सब कुछ भर सकते हैं। और हम गीत और संगीत से भी थोड़ी मधुरता भर सकते बिल्कुल। हैं। ला 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 तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना।
तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। आगे क्या है डैडी, मैं तो भूल ही गया। वादे गए बातें गई, जागी जागी रातें गई, चाहा जिसे मिला नहीं तो भी हमें गिला नहीं। अपना है क्या जिए मरे चाहे कुछ हो, तुझको तो जीना रास आ गया। जाने तू या जाने ना हो, माने तू या माने ना। ला 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 तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये नाते जो होते हैं ये बड़े काम के होते हैं। और हमने अभी रिश्तों पर जो बात की उसी से संबंधित हमारे एक श्रोता ने कुछ लाइनें हमें लिख करके भेजी है, बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं, तो पढ़कर हम सुनाते हैं कि सचमुच बड़े खूबसूरत होते हैं रिश्ते, विचारों के मिलन का अद्भुत संजोग होते हैं रिश्ते, सच्चे रिश्तों की डोर को कोई तोड़ नहीं पाता है, एक जिंदा दिल इंसान ही खूबसूरत रिश्ता निभाता है। रिश्तों में न कोई तोल होता है न कोई मोल होता है, बस सच्चा रिश्ता अनमोल होता है। जब जमाना आपका साथ नहीं देता, एक सच्चा रिश्ता एक कदम पर साथ निभाता। रिश्ता प्यार है, समर्पण है, विश्वास है, एक आस है, सच की बुनियाद पर जो रिश्ता बनाया जाता है वही रिश्ता ताउम्र निभाया जाता है। भाई वाह, क्या बात है, अच्छा लिखा है। तो इन श्रोता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हम ये सोचते हैं अरे क्या ऐसा भी हो सकता है जी। और तब सामने वाला क्या कहता है, जी हाँ ऐसा भी होता है। बिल्कुल, जी हाँ ऐसा भी होता है। तो क्या होता है वो हम आज बात करेंगे कि जी हम महिलाएं जो होती हैं वो किसी मामले में पुरुषों से कम तो नहीं होती। हम देख ही रहे हैं कि महिलाएं कंधों से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। कई क्षेत्रों में तो बल्कि वो पुरुषों से आगे भी निकल चुकी है, फिर चाहे वो ऑफिस की बात हो या घर में संतुलन बनाए रखने की बात हो या बाकी जिम्मेदारी निभाने की। महिलाएं अपनी सारी भूमिकाएं बखूबी निभाती हैं, लेकिन उनमें ढेर सारी खूबियों के साथ साथ कुछ ऐसी आदतें भी होती है जिनका जवाब मिल पाना कभी लाजवाब। हाँ जब जवाब नहीं हो तो वो बात लाजवाब हो जाती है। जैसे कि गॉसिप करने की आदत होती है। अक्सर महिलाएं जब अपनी किसी खास सखी से मिलती हैं तो अपनी दूसरी सखी के बारे में गॉसिप करना बिल्कुल नहीं भूलती। चाहे बात कपड़ों की हो, मेकअप की हो, हर विषय पर सखी का बखान होता है, लेकिन साथ ही ये कहना भी नहीं भूलती कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, जैसे उससे ज्यादा सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सर ऐसा ही होता है मंजू जी। तो ये सब बातें होती है ना? बिल्कुल, लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात अपनी उस सखी से होती है जिसका वो बखान कर रही थी, तो उनकी राय तुरंत बदल जाती है। तब वो कहती है, हाय आपकी साड़ी कितनी सुंदर है, साड़ियों का कलेक्शन आपके पास तो कमाल का है, कोई कुछ भी कहे, मुझे आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है। मैं तो अपनी सारी सखियों से आपके कपड़ों की ही तारीफ करती हूँ। क्यों, होता है ना ऐसा? हाँ होता है। और यही नहीं, कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं कि बस क्या कहें जिनके बारे में, कि जैसे वो सलाह सबसे लेंगी लेकिन करेंगी
अपने ही मन की। बिल्कुल। तो हम ये जो बातें यहाँ कह रहे हैं, हमारा कहने का यहाँ मकसद यही है कि ऐसे लोगों को आप पहचानें और उनकी बातों में आए नहीं, बल्कि उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर थोड़े से नकारात्मक भाव आ जाते हैं, या फिर इसका हमारी मानसिक स्थिति पर भी कई बार प्रभाव पड़ सकता है। तो लेकिन थोड़ा सा मंजू जी, इस चीज के बारे में इतना कहना जरूर चाहूंगी कि कभी कभी ये चीज इंटेंशनल नहीं होती, हम हाँ। मतलब मन से ऐसा कहना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि गॉसिप करने की इतनी आदत हो जाती है हमें हाँ। कि बस वो निकल जाता है हाँ, ऐसे ही। तो वही मैं कह रही हूँ कि इन ऐसे अगर जी। कुछ लोगों की आदत है, तो इन आदतों को आप थोड़ा पहचानें और जी। इन बातों को नजरअंदाज हाँ। करें। अब और कुछ जो आदतें हैं उनकी हम बात करते हैं कि कुछ महिलाओं को जब सलाह लेनी होती तो घर के हर एक सदस्य से सलाह लेंगे कि मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहिए या कंप्यूटर का। घर के सारे सदस्य भी जुड़ जाएंगे, मिल बैठकर सारे फायदे और अच्छाइयाँ जोड़कर एक राय बनाकर देने में, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं होती जब तक वो अपनी सारी सहेलियों से फोन लगाकर पूछ नहीं लेती कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए। तो घर के सारे सदस्य और सखियों की राय एक तरफ और वो फैसला लेंगी कि उन्हें कोई तीसरा ही कोर्स करना है। तो भाई इतनी माथापच्ची करने की जरूरत ही क्या? जी। सच कहिए तो ऐसा होता है मेरे ख्याल से, है ना? अक्सर होता है ऐसा। और अक्सर आपने सुना होगा मंजू जी, कि देखा भी होगा कि जब सखियां सहेलियां एकत्र हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठा होती हैं और खाना खाने का समय होता है, तो बस कुछ महिलाएं ये जरूर कहती नजर आ जाएंगी, अरे बस 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 थोड़ा ही देना, उफ ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम करो। चलो आप इतना कहती हैं तो खा ही लेती हूँ। अच्छा जरा ये डिश थोड़ी और दे दो, बहुत अच्छी बनी है। हाँ। और नहीं लूंगी, ज्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। अरे भाई, जब आपको नहीं खाना है तो एक इनकार ही काफी है। हाँ। लेकिन क्या कहें, ऐसा भी होता है। हाँ, होता है। नहीं, कुछ लोगों को क्या आती ना, ये इसके लिए एक अच्छा सा एक शब्द है मनुहार करना। जी। तो कुछ लोगों को आदत होती है कि भाई कोई उनकी मनुहार करेगा ना तब वो खाएंगे, वरना वो नहीं खाएंगे। मतलब उन्हें मजा आता है कोई इनसे बार अक्सर बार लेकिन ऐसा खाने के साथ होता है। हाँ। क्योंकि जब हम कोई चीज अच्छी बनी होती है, कोई थोड़ा ऑयल वगैरह ज्यादा होता है उसके अंदर, तो लगता है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर करते थोड़ा थोड़ा करते करते खा ही लेते हैं उसको। हाँ, यानी जो हमारी जो खाने की इच्छा है वो हम दूसरे पर थोप देते कि भाई आपने बोला इसलिए हमने खाया है, नहीं तो हम तो नहीं खाते। खैर, एक और आदत है जो अधिकांश महिलाओं में होती है, और हो भी क्यों ना, आखिर कवियों ने यूं ही तो इतनी कविताएं नहीं लिख दी महिलाओं के श्रृंगार, रूप, लावण्य पर। तो सजने संवरने के वक्त तो लगेगा कि बस 5 मिनट में रेडी होकर अभी आई। अगर कोई कहे भी कि भाई जल्दी चलो, तो हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मैं तैयार होकर 2 मिनट में आ रही हूँ। यानी वो 2 मिनट जो है वो हर आधे घंटे के बाद वो 2 ही मिनट रहता है। तो ये वाक्य अक्सर महिलाओं के मुंह से सुनने को मिलता है जब वो कहीं तैयार होकर जा रही हो। जितनी भी बार पूछा जाए जवाब बस यही रहता है। तो ऐसे करते करते मुझे लगता है 1.5-2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वो 2 या 5 मिनट समाप्त नहीं होते। जी, और लेकिन इसके बावजूद जब पार्टी या फंक्शन में उनसे कोई पूछ ले कि क्या बात है, आप तो आज बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, तो वो जवाब देंगी, अरे कहाँ, मैं तो अच्छी तरह से तैयार भी नहीं हो पाई, इनको आने की जल्दी जो पड़ी थी। क्यों होता है ना ऐसा? हम सफर भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन बार बार टोक कर वो उसे हमेशा सुधारने में लगी रहती हैं। जैसे पार्टी में कभी आगे बढ़कर आप भी लोगों से बात कर लिया करिए, या फिर आप कभी खुद मेरे लिए शॉपिंग करके क्यों नहीं लेकर आते कुछ। और बेचारे पति कई बार तो ये ताने सुनकर खुद को बदल भी लेते हैं, और तब वही पत्नियां उनसे कहती हैं, पार्टी में तुम्हें लोगों से मिलने की बहुत जल्दी होती है, या फिर ये अपने मन से क्या उठा लाए, अरे जब शॉपिंग करनी नहीं आती तो करते ही क्यों हैं? ऐसा अक्सर होता है। आरती, आज मुझे ऐसा लगता है कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनकर हमारी जो भी सखियां है ना, वो हम दोनों से बहुत नाराज हो जाएंगी। ये सबके बारे में, ये सिर्फ कुछ महिला, हम लोग भी इसमें शामिल हैं। हाँ, और जो पुरुष श्रोता है वो बड़े खुश हो जाएंगे और सोचेंगे कि आज हमारे मन की बात हो रही है। तो खैर, लेकिन हम ये कहेंगे कि इन बातों को आप बहुत ज्यादा सीरियसली या मतलब ऐसा ना लें कि भाई एक व्यंग के रूप में लीजिए। हाँ। क्योंकि ये हम सब में कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हमें, अब अगर हम खुद भी उन पे ध्यान दें तो हंसी आ जाएगी। और हमेशा हम अगर गंभीर बातें ही करेंगे ना आरती, तो भी शायद लोगों को बोरियत हो सकती है। तो कभी कभी थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेना भी जरूरी है। तो आप इन बातों को अन्यथा ना लें। और जब बात शॉपिंग की आती है तो महिलाएं हर वक्त हर स्थिति में तैयार रहती है ना। कहते भी है कि भाई शॉपिंग करना तो महिलाओं का एक अधिकार जैसा
होता है। और अगर कहीं उन्हें सेल की खबर मिल जाए तब तो उनकी खुशी देखते ही बनती है, और उस वक्त उन्हें शॉपिंग से रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है, फिर चाहे वो सामान उनकी ज़रूरत का हो या नहीं हो। जी हाँ, ऐसा भी होता है। और एक और आदत है जो बहुत सी महिलाओं में होती है, वो ये कि वो कंफ्यूज्ड बहुत रहती है, चाहे बात अपने कपड़ों की हो, क्या पहनूं क्या नहीं, पार्टी में मुझ पर कौन सी ड्रेस सूट करेगी, या फिर खाने में क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, नहीं छोटी छोटी बातों को लेकर उनका कंफ्यूजन बना ही रहता है। तभी तो हम ये कहते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा, मेरे साथ तो होता है ऐसा। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करिए और एक निश्चित निर्णय लेने की क्षमता हमें थोड़ी सी अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। बिल्कुल। और कुछ महिलाएं अक्सर अपने पतियों से ये शिकायत करती हैं कि आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, कल से मेरी तबीयत खराब है पर आपको क्या, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है पर आपको क्या। ऐसी न जाने कितनी ही बातें हैं जो पत्नियां अपने पतियों से गुस्से में कहती हैं, और खासकर जब पति उनका हालचाल तुरंत आते ही ना पूछें। और पत्नी के तानों के बाद जब कभी पति पूछ लें कि दर्द कैसा है या तबीयत कैसी है, तो पत्नी कहती है कि कहने के बाद पूछने का क्या फायदा। जी हाँ, ये नोक-झोंक तो खैर चलती रहती है घर में। बिल्कुल चलती रहती है। और लेकिन ये भी सच है कि महिलाओं की नाराजगी में भी बहुत फिक्र छुपी होती है। नाराजगी के चलते भले ही वो प्यार भरी बातें ना करे, लेकिन नाराजगी के अंदाज में भी सबकी खैरियत का जायजा वो लेती रहती है। और इतना ही नहीं, अपनी नाराजगी को वो एक और रखती है और उनको अपनी जिम्मेदारियों पर हावी नहीं होने देती। ऐसा भी होता है। और ये जो ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। ये जो इतनी हमने बातें की है ना, तो इसका हमारा कहने का अर्थ यही था कि जैसे हमने इससे पहले रिश्तों की बातें करी, तो उन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है वो पति पत्नी का रिश्ता होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सालों तक या जीवन भर उनको साथ में रहना पड़ता है। और इन जब साथ के बीच में बहुत सारे सामंजस्य करने पड़ते हैं। जब इस रिश्ते में मिठास अगर होगी तो ये जो निर्णय लेने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और दूसरा है कि अगर रिश्ता मधुर होगा तो साथ चलते चलते कब ये रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसी जो छोटी छोटी नोकझोंक होती है उसे नजरअंदाज करें। ये नोकझोंक ही तो जिंदा बनाती है। हाँ, यानी ये रिश्तों में मिठास भरती है। तो इन्हें इन बातों को अन्यथा ना लेकर के थोड़ा हंसी मजाक के तौर पर लेकर के अपने रिश्तों की मिठास को बनाए रखिए। जरूरत है सख्त ज़रूरत है, ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। ज़रूरत है। खड़े मगर उसी पर नजर पड़े, हंसी हजारों भी हों खड़े मगर उसी पर नजर पड़े। वो जुल्फ गालों से खेलती कि जैसे दिन रात से लड़े। हो अदाओं में बहार हो, निगाहों में खुमार हो, कबूल मेरा प्यार हो तो क्या बात है। ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। ज़रूरत है। गेसू जहाँ चले तो साथ में आसमां चले, झटक के गेसू जहाँ चले
तो साथ में आसमां चले, लिपट के फितने भी पाँव से, ये पूछते हो कहाँ चले। हो प्यार से जो काम ले, हंस के सलाम ले, वो हाथ मेरा थाम ले, तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। सांसें बसी बसी हो, मस्तियों में रसी रसी। इतर में सांसें बसी बसी हो, मस्तियों में रसी रसी। दराज पलकें झुकी झुकी, भवें घनेरी कसी कसी। हो फूलों में गुलाब हो, खुद अपना जवाब हो, वो प्यार की किताब हो, तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। हाँ, श्रीमती की, ओहो, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है। जो विवरण इन महाशय ने किया है ना आरती, वैसे श्रीमती जी तो मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। लेकिन इसी के साथ अगर किसी की भी श्रीमती जी खाना अगर बहुत अच्छा बनाना जानती तो है, सारी चीजें ढक जाती हैं इसके आगे। और है ना, मतलब उनकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमारी दैनिक जरूरत होती है। और अगर रोज अगर हमें स्वादिष्ट खाना बिल्कुल समय पर मिलता है, सबसे बड़ी खूबी है, तो फिर क्या बात है। यही कह सकते हैं ना हम। चलिए, आज रेसिपी का दिन है, तो सबसे पहले हम चोको ब्रेड पेड़ा, एक मीठी रेसिपी है और मिठाई से शुरुआत करेंगे। हाँ बिल्कुल, मिठाई से हम शुरुआत कर रहे हैं और इसके अंदर चॉकलेट भी है। तो कहते हैं कि चॉकलेट जो है हमारे मूड को थोड़ा सा अच्छा बनाने में सहायक होती है। तो चलिए इसी से हम शुरुआत करते हैं। और इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है 4 ब्रेड स्लाइस के, मतलब 4 स्लाइस ब्रेड हमें चाहिए रहती है, और 5 छोटे चम्मच कंडेंस्ड मिल्क चाहिए, 2 बड़े चम्मच पिघली हुई चॉकलेट, 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल। बस यही इन्हीं चीजों की हमें जरूरत है। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि 4 स्लाइस ब्रेड की, 5 छोटे चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, 2 बड़े चम्मच पिघली हुई चॉकलेट, 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल। कैसे बनाना है ये भी अब हम बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ब्रेड को मिक्सर में डाल करके चूरा कर लें उसका। फिर एक कढ़ाई में घी डालकर ब्रेड का चूरा थोड़ा सा भून ले। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क और पिघली हुई चॉकलेट डाल करके और इनके पेड़े बना लीजिए। और पेड़े बनाने के बाद उन्हें नारियल में लपेटकर ठंडा करने के लिए रख दीजिए। जब ये ठंडे हो जाए तो सर्व कीजिए या खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। हाँ। अब आपने मिठाई से शुरुआत करी तो मैं एक नमकीन चीज बता देती हूँ। हाँ बिल्कुल। ये है टैको समोसे। अच्छा जी, तो इसकी सामग्री नोट कर लीजिए। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी मैदा 200 ग्राम, सूजी 50 ग्राम, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच, गुनगुना पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और नमक स्वादानुसार, और तेल चाहिए फ्राई करने के लिए। इसकी भरावन की सामग्री है आलू 4 मीडियम साइज के उबले हुए, और मटर आधा कटोरी, ये भी उबली हुई होनी चाहिए, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, अदरक 1 चम्मच, कद्दूकस की हुई और होनी चाहिए अदरक जो है, और हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, और तेल तलने के लिए। और साथ में चाहिए थोड़ा सा सौंफ, जीरा, हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो सबसे पहले अब मैं इसकी विधि बता देती हूँ कि सबसे पहले मैदा, सूजी, अजवाइन, हल्दी पाउडर और लगभग
3 चम्मच जो मोमन के लिए डालते हैं, तो उस चम्मच तेल डालकर गुनगुने पानी से थोड़ा सख्त आटा गूंदिए और 10 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए रेस्ट करने के लिए। अब आलू को अच्छी तरीके से फोड़ कर, जो उबले हुए थे उनको फोड़ के अलग रख लीजिए। अब एक पैन में तेल को गरम करिए, उसमें राई, सौंफ, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर और अदरक डालकर अच्छे से भून लीजिए। और लगभग 2 मिनट भूनने के बाद, या जब भी आपको लगे कि अब भुन गया है, तो उसके बाद इसमें उबले हुए आलू, उबली हुई मटर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर चलाते हुए उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और लगभग 2 मिनट और भूनिए इसे अच्छी तरह से। फिर उसमें अमचूर पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए और 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भून लीजिए। जब भरावन अच्छे से भुन जाए, फिर उसे प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब आटे से छोटी छोटी सी लोइयां बनाइए और पतला पतला बेल लीजिए और बस इसे एक बार पलटिए, यानी आधा चंद्रकार जो शेप होता है उसमें से मोड़ दीजिए। और ध्यान रहे कि मोड़ी हुई जगह तलते समय खुल जाए, एक खोखली जगह बन जाए उसके अंदर, और वो अंदर से भी अच्छे से सिक जाए, बाहर से भी सिक जाए। और फिर जो सारे के सारे जितने भी टैकोस बनाए आपने ये इस तरीके के, इनको अब तल के निकाल लीजिए। और जो भी खोखली जगह है उसमें वो जो भरावन की सामग्री है उसे भर दीजिए और गर्मा गर्म कुरकुरे टैको समोसे तैयार हैं। उन्हें आप हरी धनिया की चटनी से या फिर आप टमाटर सॉस से खा सकते हैं। क्या बात है, मतलब जब ये विवरण हम सुन रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि एक दिमाग के अंदर ये प्रोसेस चल रहा था कि हाँ, अब इस तरह से आलू का भरावन तैयार हो रहा है और अब इस तरह से जो है अर्धचंद्राकार आकार में उसे बेला जा रहा है और बनकर तैयार हो गया। नहीं, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था मन के अंदर कि हाँ, अगर वाकई में ऐसा बन करके आ जाए तो हम जैसे ही सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त हो तो उसका नाश्ता करें। लेकिन फिलहाल हम जो है एक गीत सखियों को सुनवा रहे हैं। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है।
मानो ना मानो दीवाना बेकसूर है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। तो जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। देखी तेरी सूरत जो इतने करीब से, घिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से। देखी तेरी सूरत जो इतने करीब से, घिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से। दिल पे क्या बीती ना पूछो ये गरीब से। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। ओ रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। हो जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। आरती, जब हमारे सामने अच्छा भोजन आ जाता है ना, तो हम कितनी भी कोशिश करें मन की उमंगों को फिर रोक नहीं सकते हैं और ऐसा लगता है कि बस जल्दी से जल्दी इसे खा लिया जाए। तो ये भोजन बनाना और स्वादिष्ट भोजन बनाना, ये महिलाओं का एक काफी अच्छा गुण होता है। और अभी तो महिलाएं क्यों, पुरुष भी इस क्षेत्र में अभी कम नहीं है। कई जगह हमने देखा है कि पुरुष भी बहुत अच्छा खाना बनाने लगे और इस जो ये फील्ड है इसमें बहुत वो चाव से मतलब आगे बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी माएँ तो खाना बनाना सिखाती, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ाई के लिए या किसी और कारण से भी बाहर रहते हैं। अगर उन्हें खाना बनाना आता है तो ये उनके लिए बड़ा सुविधाजनक हो जाता है कि घर का बना हुआ भोजन उन्हें मिल जाता है, घर का खाना मिल जाता है। बिल्कुल। तो अब अगली जो रेसिपी है वो हम बताने जा रहे हैं, वो है चावल बड़े। तो किस तरह से बनाए चावल बड़े, इसके लिए सामग्री जो चाहिए, 1 कप चावल का आटा चाहिए, 1/4 कप फेंटा हुआ दही, 1 कप पानी, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और थोड़े कटे हुए कड़ी पत्ते, 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल तलने के लिए और नमक स्वादानुसार। ये सामग्री हमें चाहिए। अब बनाना कैसे है ये भी बताते हैं। सामग्री एक बार फिर से हम बता देते हैं कि 1 कप चावल का आटा, 1/4 कप फेंटा हुआ दही, 1 कप पानी, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती, थोड़े कटे हुए करी पत्ते, 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल तलने के लिए और नमक स्वादानुसार। करना क्या है कि एक बाउल में पहले आप दही लीजिए, चावल का आटा और थोड़ा पानी मिलाकर मुलायम बैटर इसका तैयार करें और इसे थोड़ा सा पतला होना चाहिए, मतलब उसके बाद कढ़ाई लें, कढ़ाई को तेल से आप चिकना करके और उसको आंच पर चढ़ाएं और ये जो हमने बैटर तैयार किया ना, घोल जो हमने तैयार किया है, उस बैटर को उसमें डाल दें। साथ ही साथ उसमें हमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ें हमें इसमें मिला लेना है और धीमी से मीडियम आंच पर हमें इसको चलाते रहना है। ठीक है, तो जब हम थोड़ी देर तक इसे चलाते रहेंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और एक जैसे कि हम आटा गूंथते हैं ना, उस टाइप का कुछ एक तैयार हो जाएगा ये। उसके बाद में आप इसे जो है आंच से उतारिए
और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दें और हाथ से उसे अच्छी तरह से गूंथ लें। अब उसके बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथों में चिकनाई लगाकर इस मिश्रण को बड़े का आकार दे करके सारे मिश्रण के बड़े बना लीजिए। उसके बाद गरम तेल में इसको सुनहरा होने तक तल लीजिए और तैयार वड़े जो होंगे उसको हरी चटनी के साथ परोसे बड़े स्वादिष्ट और कुरकुरे लगेंगे। बिल्कुल, और चाय के साथ तो इनका मजा और ही हो जाएगा। चाय के साथ तो कोई भी ऐसी नमकीन ऐसी कोई चीज कुरकुरी चीज होती है ना, तो मतलब वो बड़ा अच्छा स्वाद देती है। और खास तौर पे जब भूख भी लगी हो, जैसे कि शाम के 4-5 बजे का वक्त होता है कि हम अपने कार्य जो है वो समाप्त कर चुके होते हैं, ऑफिस के कार्य हैं वो, उसके बाद में एक हल्की सी भूख लगी होती है, तो उस समय चाय के साथ अगर ऐसी कोई छोटी मोटी चीज, थोड़ी सी नमकीन मिल जाए तो वो जरा खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। मैं भी बता देती हूँ आपको। हाँ बिल्कुल बताइए। ये है स्पाइरल रोल और इसकी सामग्री है, नोट कर लीजिए, 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और गुनगुना पानी। अच्छा। और इसके भी भरावन के लिए चाहिए 1 बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 2 बड़े चम्मच कटी हुई गाजर, 2 बड़े आलू उबले हुए होने चाहिए और मसले हुए होने चाहिए, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती और नमक स्वाद के अनुसार। और जो मसाले हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, सबकी पसंद अलग अलग होती है, मिर्च के मामले में या नमक के मामले में कोई कम कोई ज्यादा खाता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और इसकी विधि है कि एक बर्तन में मैदा, नमक, अजवाइन और तेल, ये सारी चीजें मिला लीजिए और गुनगुने पानी से सख्त आटा गूंदना है आपको, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए। 20 मिनट के लिए उस आटे को ढककर रख दीजिए एक तरफ। अब तेल गरम करिए और जीरा डालकर उसको अच्छे से भून लीजिए। जब वो भुन जाए तब उसमें प्याज, शिमला मिर्च और गाजर वगैरह डालकर भूनिए और फिर मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डाल लीजिए उसमें। और उबले आलू ये भी इसी में डालने हैं और फिर उसे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करें, खूब अच्छे से मिक्स करते जाएं, चला चला के उसे, और पूरा भरावन जैसे बन जाता है वैसा उसे तैयार कर लीजिए। और अब आंच बंद कर दीजिए और धनिया पत्ती और नींबू का रस उसमें डाल लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए और आटे से छोटी सी लोई तोड़कर उसको एक आयताकार शीट में बेल लीजिए और उसके ऊपर 2 चम्मच कम से कम स्टफिंग रखिए, जो भी आपने अभी जो बनाया है भरावन उसको 2 चम्मच अच्छे उसके ऊपर रखिए आटे के ऊपर और उसके किनारों पर आप पानी लगा लीजिए और इसे सिर्फ एक बार रोल करिए पहले। फिर बाकी जो बची हुई शीट उसको आप स्ट्रिप्स में काट लीजिए, जैसे लंबे 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 होते हैं ना जैसे, तो उसमें आप काट लीजिए इसको। अब इन स्ट्रिप्स पर भी आप पानी लगा लीजिए और पूरा रोल करके उसको उसी पे रोल करते जाइए और पूरा रोल कर दीजिए उसे। और उस रोल को आप गरम तेल में अच्छे से भूरा होने तक तलिए और वो इतना अच्छा कुरकुरा सा तैयार हो जाता है और उसको मनपसंद चटनी के साथ परोसिए, सर्व करिए, खाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे लगता है कि जब हम सब इसे बना करके कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी एक स्वादिष्ट डिश बन करके तैयार होगी जी। और सखियों के जो कमेंट आते हैं ना, उनमें भी कुछ कुछ स्वादिष्ट जो है रेसिपी होती हैं और जो कमेंट आते हैं वो खुद अपने आप में एक अच्छी रेसिपी की तरह होते हैं। तो हम कुछ कमेंट श्रोताओं के पढ़ देते। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सचमुच रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती कि कौन सी बात किसको कब बुरी लग जाए बहुत सोचना पड़ता है। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मैं किसी भी विषय पर बोलने से पूर्व अवश्य विचार करती हूँ। रिश्ता कांच की तरह है, जो एक बार टूट गया तो केवल नाम रह जाता है। और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि हमने अपने घर की ही नहीं, जहाँ रहते हैं आसपास की स्वच्छता के लिए भी प्रयास किए हैं और आसपास के जो लोग हैं वहाँ हम शनिवार रविवार को जाते हैं और उनको स्वच्छता का महत्व समझाते हैं। और जब स्वच्छता का महत्व समझाते हैं तो उसमें खास तौर से हम लड़कियों को शामिल करते हैं। यानी महिलाओं को शामिल करने से क्या होता है कि वो पूरे परिवार को इस बात की शिक्षा दे सकती है। इसके लिए तो इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। हाँ, बहुत तो ही ये धन्यवाद इनका, बिल्कुल अच्छा प्रयास है इनका और इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं ये गीत। चंपा
कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। जूही के फूल तूने दिल ले लिया रे, पागल किया तेरे प्यार ने। ओ चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। तेरा शबाब प्यार का कमल, अखड़ियाँ है या कोई गजल है प्यार की। ये तेरा शबाब प्यार का कमल, अखड़ियाँ है या कोई गजल है प्यार की। बन गए हम यूं हंसी, बन गए हम यूं हंसी, आपकी इनायत हुई। चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। पत्थर को देता है झुका। जूही के फूल तूने दिल ले लिया रे, पागल किया तेरे प्यार ने। नौजवान तुम भी हो यहाँ, आज अपने प्यार पर बहार आ गई है। रात नौजवान तुम भी हो यहाँ, आज अपने प्यार पर बहार आ गई। मिल गए दिल, मिल गए, मिल गए दिल, मिल गए, ये कली तेरी दुल्हन बनेगी। चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। आरती, अगर प्रकृति की तरफ अगर हम नजर डालेंगे तो पाएंगे कि सचमुच चंपा कली जो है वो झुकी झुकी जा रही है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये प्रकृति आपके लिए आनंददायक हो, खुशियां लेकर के आए, आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अब इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।